हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो IAS। आई एम राहुल बर्नवाल। हम लोग मृणाल सर का इकोनॉमी का 2023 का PDF कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 100 पेजेस तक आज हम लोग का टारगेट है कंप्लीट करने का। हम लोगों जो है पेज नंबर 89 तक कर लिए थे और 90 में अब हम लोग करेंगे पेज नंबर स्टार्ट। तो पेज नंबर 90 में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में, जो आज़ादी के पहले क्या कंडीशन था भारत में कॉमर्शियल बैंक का। हम लोग देख रहे थे बैंकों का क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए किस तरह से इंडिया में बैंक का डिवीज़न है। हम लोग बताए थे, मैंने आपको बताया था बैंक और नॉन बैंक में डिवाइड होता है। फिर हम लोग उसको कमर्शियल और कोऑपरेटिव में करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में। हम लोग आज पढ़ेंगे पब्लिक बैंक क्या होता है, प्राइवेट बैंक क्या होता है, फॉरेन बैंक क्या होता है, डिफरेंशियल बैंक क्या होता है। ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आज अभी तक 8 लेक्चर बना लिया है और हम लोगों ने 90 पेजेस के आसपास कंप्लीट कर लिया। हम लोग का टारगेट है दोस्तों 20 से 25 दिन, नेक्स्ट जो 20-25 दिन होगा, मतलब मार्च एंड तक हम लोग जो है चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मृणाल सर का जो PDF है 1000 पेजेस का, वो आपको कंप्लीट हो जाएगा समझाने के साथ। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आज़ादी के पहले इंडिया में क्या कंडीशन था बैंक का। तो जो पहला बैंक है इंडिया में जो खुला था, वो कलकत्ता में खुला था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ये यूरोपियन के द्वारा कंट्रोल में था, यूरोपीय इसका मालिक थे। उसके बाद 3 बैंक खोला अंग्रेज़ ने, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में। यही बैंक आगे चल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और यही इंपीरियल बैंक आगे चल के SBI बैंक बना। ठीक है, 1955 में। फिर इलाहाबाद बैंक खोला यूरोपियन के द्वारा। जो पहला बैंक जो भारतीयों के द्वारा खोला गया था वो था पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, और लाला लाजपत राय इसके फाउंडेशन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे। फिर जाके 1935 में RBI का जन्म हुआ। मैंने आपको RBI के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर इससे पहले का लेक्चर देखिए। अभी तक 8 लेक्चर हो चुका है दोस्तों। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, ये सबको धीरे धीरे बैंक बनते गया। और फाइनली जब आज़ादी के बाद हुआ तो ये जो बैंक है उसको मर्ज कर दिया गया और एसोसिएटेड बैंक SBI का कहा गया, और फाइनली मर्ज करके SBI 2017 में बना। ठीक है, अब देखिए आज़ादी के पहले जो है बहुत सारी बैंक थी, आज़ादी के बाद भी बहुत सारी बैंक थी, लेकिन उन बैंक में कुछ दिक्कत था। कैसे भाई भतीजावाद होता था, स्कैम होता था, और फार्मर को लोन वो नहीं देते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देते थे, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता था। ठीक है, तो नेहरू जी ने क्या किया, हम लोग ये बोला कि अब हम लोग भारत जितना भी प्राइवेट बैंक है उसको हम लोग ओनरशिप करेंगे, हम लोग उसको अधिग्रहण कर लेंगे, उसमें गवर्नमेंट का शेयर 100% के आसपास हो जाएगा। तो उसी राउंड में हम लोगों ने SBI का नेशनलाइजेशन किया 1955 के आसपास, LIC का जो नेशनलाइजेशन किया 1955-56 के आसपास, बैंक नेशनलाइजेशन किया, बैंकों का नेशनलाइज कर दिया गया। प्राइवेट बैंकों को पकड़ के हम लोग उसको सरकारी बैंक बनाए। ठीक है, 1969 में, जिनमें कुछ बैंकों को 10, 12, 13 बैंक को नेशनलाइज किया गया। फिर बैंक नेशनलाइजेशन राउंड दूसरा हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में, जिसमें से 6-7 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया दोस्तों। तो हमने बता दिया कि क्या क्या दिक्कत है बैंक में शुरू में और क्यों हम लोग को नेशनलाइजेशन करने का ज़रूरत पड़ा। अब कुछ क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, इससे UPSC क्वेश्चन पूछता है। जैसे RBI जो बना था 1935 में, लेकिन RBI जब बना था 1935 में, तो मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि ये इसमें जो है गवर्नमेंट का शेयर मात्र 4-4.5% था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो 1948 में RBI को भारत सरकार ने 100% अपना कंट्रोल दिखाया और 100% शेयर को अब RBI के जो है भारत सरकार के पास है। फिर 1948 में हम लोगों ने ऑपरेशन पोलो चलाया हैदराबाद में। हैदराबाद को हम लोगों ने निज़ाम का जो ऑटोक्रेसी था, जो उसका मतलब जो है तानाशाह समूल करके भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया। फिर 1953 में हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके हम लोग उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में लेके आए दोस्तों। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में जो है कितने 5 ईयर प्लान अभी तक बन चुके हैं, और प्लानिंग उसको कौन बनाता था, और उसको हटा के भारत में एक बॉडी बनी है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, और अभी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, ये बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर, तब भी मुझे पता चलेगा आप लोग कितना पार्टिसिपेट इस वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ 1953 में। ठीक है, उसके बाद 1955 में जो है SBI का उदय हुआ, SBI बना, नेशनलाइज हो गया। 1955 में LIC का नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, गोवा को हम लोगों ने आज़ाद किया पुर्तगालियों से 1961 में। गोवा में पहली बार कम्युनिस्टों की सरकार बनी 1957 में। ठीक है, अभी भी केरला में जो है 1957 में कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट बनी, और अभी भी वहाँ पे कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है दोस्तों। 1969 में हमने 14 प्राइवेट बैंकों को पकड़ के राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि भारत सरकार इसका जो है 100% शेयर होल्डिंग रखेगी।
1969 में कुछ बैंकों को नेशनलाइज नहीं किया गया और उन प्राइवेट बैंकों को हम लोग ओल्ड प्राइवेट बैंक्स बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग 1972-73 में GIC लेके आए, GIC एक्ट। GIC मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो जनरल इंश्योरेंस एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कब बनाया? 1955-56 में। GIC कब बनाया? 1972-73 में। ठीक, मतलब ये जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस दो टाइप का होता है। एक लाइफ इंश्योरेंस मतलब आपके जीवन है, अगर आपका मृत्यु अगर किसी का हो जाता है तो उसको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। जनरल इंश्योरेंस मतलब जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, या डिसेबल हो गया तो डिसेबल इंश्योरेंस, कोई गाड़ी का इंश्योरेंस कराता है, व्हीकल इंश्योरेंस, तो वो सब है। ठीक है। 1980 में 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। ठीक है। उसके बाद कुछ कमेटी भी बैठी है बैंकों के लिए। एक है नरसिम्हन कमेटी, याद रखिएगा। फर्स्ट बनी थी 1991 में, सेकंड बनी थी 1997 में दोस्तों, फिर रघुराम राजन कमेटी बनी 2007 में, फिर PJ नायक कमेटी बनी 2014 में दोस्तों। क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था 2009 में, बोला गया था। देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप का रिपीट किया था 2018 में। तो 2009 में पूछा गया था कि भारत की इकोनॉमी में कौन सा चीज़ सबसे पहले हुआ था। ये 2009 नहीं है दोस्तों, ये 2019 होना चाहिए। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया था। तो देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों बताइए? 1955-56 में हुआ। मैंने बताया आपको। स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन 1955 में, मतलब 1955 के बाद ये हुआ। 1948 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें अब मैं RBI के बारे में बता रहा था कि RBI इस एक्ट के बाद बहुत पावरफुल हो गई थी। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 में। तो पूछा है सबसे पहले कौन हुआ, तो सबसे पहले कौन हुआ दोस्तों? 1948 वाला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेम चीज़ क्रोनोलॉजी में, कि पहली डेमोक्रेटिक जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी केरला में, कब बनी थी? 67 में। SBI कब बना था? 55 में दोस्तों। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। और गोवा कब बना था? 1961 में। तो सबसे पहले हमारा बना था 3, फिर मेरा बना था 2, फिर बना था मेरा 4 और 1। तो 3 2 4 1, 3 2 सबसे पहले देखिए 3 हुआ है। ठीक है, फिर मेरा हुआ है 2, उसके बाद मेरा हुआ है, तो देखिए दोस्तों केरला में पहली बार कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट बनी थी 1957 में। मुझे बोलने में दिक्कत हो गया, गलती हो गया, 1967 बोल दिया था। और SBI बना था 1955 में, एयर इंडिया बना था 53 में, और गोवा को भारत सरकार ने कैप्चर किया था 1961 में। तो जो क्रोनोलॉजी होगा, सबसे पहले हुआ था 3, फिर हुआ था मेरा 1, फिर हुआ था मेरा 2 और फिर हुआ था 4। तो आंसर होगा B, 3 2 1 4, याद रखिएगा इसको। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैंकों का कंसोलिडेशन, मतलब एकत्रीकरण। जो छोटे छोटे बैंक थे या जो बैंक जो प्राइवेट था, है ना, उस बैंकों को हम लोग क्या कर दिए, सरकारी बैंक बना देंगे, या सरकारी बैंक को प्राइवेट बैंक कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में 2 चीज़ आता है। एक होता है कि छोटे छोटे जो वीक कमज़ोर बैंक हैं उसको बड़ा करके बड़ा बैंक बना देंगे मर्ज करके, और दूसरा होता है जो बैंक घाटे में चल रहा है उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मर्जर, ट्रांसफ़र, स्टाफ का ये सब होता है जो कंसोलिडेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए भारत में कंसोलिडेशन का क्या सीक्वेंस रहा था। तो 2013 में हम लोगों ने भारतीय महिला बैंक बनाया था, हेडक्वार्टर था दिल्ली। ठीक, इसको भारत सरकार ओन करती है। ये महिला बैंक में क्या है, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसके सब महिला है। स्टाफ जो है, लेकिन आदमी भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है। ठीक है, लोन ये सबको देगा, लेकिन लोन देने के लिए महिला को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, बिना कोलेट्रल के देगा, मतलब सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। अभी हम लोग लोन लेना अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग को बदले में जो है घर का कागज़ पत्तर रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो भारतीय महिला बैंक जो लोन देती है वो बिना सिक्योरिटी के देगी, और 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है आपको। ठीक, 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में अल्टरनेट मैकेनिज्म पैनल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अल्टरनेट मैकेनिज्म पैनल क्या है? तो अल्टरनेट मैकेनिज्म पैनल फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में बनता है, जिसका चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। इसका काम क्या है कि कोई भी बैंक है अगर उसको मर्ज करना है या कंसोलिडेट करना है तो प्रस्ताव जो आता है वो उसको एग्जामिन करती है, और एग्जामिन करने के बाद जो पैनल है वो अपना सलाह भेजती है कैबिनेट के लिए, और कैबिनेट जो फिर है उसको अप्रूव करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है वो इसको कोऑर्डिनेट करती है। किसको? अल्टरनेट मैकेनिज्म पैनल को दोस्तों। तो देखिए जब मर्जर होता है तो 2 टाइप का कंडीशन, मतलब 2 टर्म यूज होता है। एक होता है अमालगमेटिंग बैंक्स, जिसको बोलते हैं एकीकृत और विलीन होने वाली बैंक, और एंकर बैंक। एंकर माने सहारा बैंक, सहारा देने वाली बैंक। मतलब मान लीजिए SBI है, ठीक है,
SBI में बहुत सारे बैंक मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो SBI में मर्ज हो रहा है तो इसको बोलेंगे एंकर बैंक, क्योंकि ये बैंक जो है छोटे छोटे बैंक को क्या कर रहा है, सहारा दे रहा है। और जो बैंक मर्ज हो रहा है इसमें, इन बैंकों को दोस्तों हम लोग बोलेंगे अमालगमेटिंग बैंक, जो इसमें मिल रहा है दोस्तों, बस इतना ध्यान देना आपको। तो जो बैंक का एकत्रीकरण कंसोलिडेशन होता है उसमें दो चीज़ आता है, एक होता है मर्जर और दूसरा होता है प्राइवेटाइजेशन। तो मर्जर मतलब मैंने बता दिया, छोटे छोटे जो बैंक है उसको मर्ज करके एक में बना देंगे, जैसे भारतीय महिला बैंक और SBI का जो एसोसिएटेड बैंक है उसको मर्ज करके हम लोग SBI में बना देते हैं। और इसी तरह विजय और देना बैंक को मिला करके बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक बनाए। प्राइवेट और कंसोलिडेशन में आता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सरकारी बैंक है उसको हम लोग प्राइवेट बनाते हैं, जैसे UTI को हम लोग एक्सिस बैंक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट के हाथों में बैंकों को दे देना। तो जब कभी भी सरकार 51% शेयर दे दे प्राइवेट पार्टी को, प्राइवेट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। अगर 51% से कम होगा तो नहीं बोलेंगे, 51% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक्सिस बैंक है, पहले इसको UTI बैंक बोलते थे, IDBI बैंक है। IDBI बैंक देखिए ये पहले गवर्नमेंट था, अब इसको बेच दिया गया LIC को। अब LIC जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में लगभग आती है ना। तो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, LIC को इसको खरीद लिया, इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने डेटा मैनिपुलेट करके बोल दिया कि LIC को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, इसलिए IDBI बैंक जो है वो प्राइवेटाइजेशन उसको हम लोग किए। समझ में आया, इतना आपको कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान देना कि IDBI बैंक जो है एक प्राइवेट बैंक के अंडर में आती है, प्राइवेटाइजेशन हुआ इसका, ठीक। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, हम लोग कमर्शियल बैंक पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में आपको बता दिया, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर जो है 51% से कम हो और प्राइवेट का शेयर 51% से ज़्यादा हो, ठीक। तो क्या होता था दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम लोग 1969 में और 80 में कर दिए, ठीक है। मकसद तो बहुत अच्छा था कि गरीब को लोन मिल जाएगा, लेकिन उन बैंकों का पॉलिटिसाइजेशन होने लगा, मतलब राजनीतिकरण होने लगा। पॉलिटिकल पार्टी जो है MP MLA जो है बैंक का यूज़ करने लगी और अपने रिलेटिव्स को ही बैंक देने लगी। इससे बैंक क्या हो गया, घाटे में चल गया, ठीक है, और अच्छे से काम नहीं कर पाया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ये सब भी नहीं आने लगा। तो हम लोग, आपको पता है कि LPG रिफॉर्म किए थे 1991 में, जिसके बाद हम लोगों ने अपनी इकनॉमी को खोला था धीरे धीरे। जब इकनॉमी खोला था तो उसका एक टर्म था LPG। P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो चीज़ पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अब उसको प्राइवेट के हाथ में हम लोग धीरे धीरे देंगे, ठीक है, उसको ही बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो उसी समय RBI ने का गवर्नर ने में एक कमेटी बनाया गया था जिसका नाम था M नरसिम्हन कमेटी 1991 में। तो उसने सजेस्ट किया दोस्तों कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो सरकार का शेयर है उसको घटाओ तुम, प्लस पहले CRR और SLR बहुत ज़्यादा होता था। आपको मैंने बताया था कि CRR और SLR को हम लोग बोलते हैं रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये सब बहुत डिटेल में आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे कम समय में। मात्र मेरा जो लेक्चर है वो 20-25 मिनट का है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। मुरुनाल में के सर PDF में भले आपका 1000 पेजेज है, ठीक है, लेकिन देखिए आप धीरे धीरे करके हम लोग 100 पेज कर लिए, ठीक है। और बाकी के जो शुरू के जो 400-500 पेज है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो पेजेज है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये सब हो गया, पॉवर्टी, हंगर, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है और इससे ओवरऑल जनरलिस्टिक क्वेश्चन आता है। लेकिन जो शुरू के दोस्तों 4-5 चैप्टर है उसको जो है मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में जो है दोस्तों इकोनॉमी से गलत ना हो, इसलिए मैं इतना फोकस करके धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं बहुत जल्दी से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको मेरा मकसद जो है किसी कोर्स को कंप्लीट नहीं कर देना है। मेरा मकसद है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ उससे क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन को आप सही करके प्रीलिम्स में आए, बस मेरा मकसद बस यही है। इसीलिए जो है मैं धीरे धीरे और आपको समझाते हुए पढ़ाते हुए चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, जो पहले जो है बैंक होते थे उसमें CRR और SLR बहुत ज़्यादा होता था। इससे क्या होगा, जब CRR और SLR बहुत ज़्यादा होगा तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा बहुत कम होगा। इससे कोई भी कंपनी जो है बैंक से लोन नहीं ले पाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है लोन देने के लिए, क्योंकि CRR और SLR बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं होगा इकोनॉमी में, हमारा जो ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ वो बहुत ख़राब होगा, GDP का ग्रोथ। इसीलिए जो M नरसिम्हन कमेटी बोली कि भाई तुम CRR SLR जो बैंक पे तुम डिसाइड करते हो वो जो है कम करो और RBI को कम करना चाहिए।
और आरबीआई जब कम करेगी सीआरआर एसएलआर तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, और लोन जो बैंक दे पाएगी इकोनॉमी में उससे जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा दोस्तों। ठीक, उसी तरह पहले एक चलता था हम लोग का जो है फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है चलता था, जिसमें भारत सरकार डिसाइड करती थी या आरबीआई डिसाइड करता था कि कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट पे बैंक जो है लोगों को लोन देगी, बिजनेसमैन को ये। तो इससे बैंकों का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता था या बैंक का जो मतलब समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंस था कि हम कितना परसेंट लोन डिसाइड कर दें, वो जो है नहीं करती थी। इससे क्या होता था, बैंक को बहुत लॉस होता था, क्योंकि अब सब चीज़ अगर सरकार डिसाइड करेगी किसको कितना परसेंट लोन देना है, कितना इंटरेस्ट रेट पे, तो बैंक फिर अपना प्रॉफिट उसमें देख ही नहीं पाएंगे। तो बैंक क्या सोचेगा कि हम बड़े बड़े जो है एरिया में ही रहें, हम गाँव देहात में नहीं जाएँ, क्योंकि गाँव देहात में जो है सरकार फिक्स कर दी कि इसको आपको बहुत कम रेट में कम इंटरेस्ट रेट में लोन देना पड़ेगा। तो इसीलिए आरबीआई ने बोला कि बैंक इसलिए अपना ब्रांच को एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, इसीलिए आप क्या करें, सीआरआर एसएलआर को एक तो कम कीजिए और बैंकों को आप डायरेक्ट मत बोलिए कि इंटरेस्ट रेट कितना देना है, अब उसके लिए एक मेथड बता दीजिए। इसीलिए आरबीआई लेके आया बेस रेट लेके आया, एमसीआईआर लेके आया और एक्सटर्नल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट लेंडिंग रेट आया। और ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सब मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया है। तो अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक कोई भी यूपीएससी का जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसको आप लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर पहले का लेक्चर नहीं देखेंगे तो अभी का लेक्चर आप में मैं जो टर्म यूज़ करूँगा आपको समझाने में जो है मुझे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। और जबकि वो सब मैंने बहुत अच्छे डिटेल में आपको पढ़ा दिया है, इसीलिए आप वो लेक्चर देखिए, तो उसके बाद इसको देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यूपीएससी में आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं होगा, आप एरर एकदम 0% कर लेंगे अपना, ठीक है, और एकदम करेक्ट मार्क आएंगे और प्रीलिम्स में आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आरबीआई जो है सरकार, ये जो कमेटी है उसने बोला कि गवर्नमेंट जो है डिक्टेट ना करे इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और प्लस ब्रांच का जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको लिबरलाइज कर दे, कोई फिक्स क्राइटेरिया ना रखे, लिबरलाइज कर दे, और नए नए प्राइवेट सेक्टर को, बैंक को और फॉरेन बैंक को एंट्री दे, ऐसा आरबीआई ने बोला। तो इसके तहत हम लोगों ने 3 राउंड में बैंक को लाइसेंस देना चालू किया। राउंड 1 में हम लोग कुछ बैंक को लाइसेंस दिया, राउंड 2 में हम लोग इस समय किए 2001 से 4 कुछ बैंकों को लाइसेंस दिए, राउंड 3 में कुछ बैंकों को लाइसेंस दिए। जिसमें हम लोग को याद रखना है बिमल जालान कमेटी बनी थी, ठीक है, सिलेक्शन के लिए कि किस किस बैंक को हम लोग लाइसेंस देंगे 2013 और 16 के पीरियड के समय। तो बंधन बैंक बनी थी। बंधन बैंक है एक माइक्रो फाइनेंस। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या है, माइक्रो फाइनेंस मतलब लघु वित्त कंपनी है ना, मतलब जो छोटे छोटे अमाउंट में आपको लोन देगी उसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। जैसे बंधन बैंक है, मुथूट फाइनेंस, ये सब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। आईडीएफसी बनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। एनबीएफसी है। अब एनबीएफसी क्या होता है बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊँ। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो बैंक का काम नहीं करती है। बैंक का 2 काम इंपॉर्टेंट है, किसी भी संस्था को बैंक हम तभी बोलेंगे जब वो पब्लिक से लोन ले रहा है और दूसरे को लोन दे रहा है, तभी बैंक बोलेंगे। एनबीएफसी जो है वो उसका ये काम नहीं है, वो लोन डायरेक्टली पब्लिक से नहीं लेती है, ये कहीं दूसरे जगह से लोन लेगी और फिर ये नॉर्मल आदमी को भी लोन नहीं देती है, ठीक है, किसी दूसरे आदमी को लोन देगी। लेकिन बैंक का काम है कि नॉर्मल तरीक़ा से लोन लोगों से डिपॉजिट लेना और फिर लोन देना। तो आईडीएफसी बनी थी, एनबीएफसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस की जो कंपनी उसका जो है बनी थी, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि देखिए पहले का एक कॉन्सेप्ट है ऑन टैप लाइसेंस। ऑन टैप मतलब होता है नल, ऑन मतलब ऑन कीजिए। तो जब भी आपको पानी चाहिए तब क्या करते हैं, नल को ऑन करते हैं, खोलते हैं तो पानी गिर जाता है। मतलब ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि कब आपको पानी चाहिए और कब आप जो है टोटी जो है खोलेंगे, ठीक है। लेकिन पहले तो इसी को बोलते हैं ऑन टैप लाइसेंस। तो आरबीआई ने एक फैसिलिटी दिया कि जिस भी बैंक को लाइसेंस चाहिए वो कुछ क्राइटेरिया फुलफ़िल कर ले। वो क्राइटेरिया क्या है कि 10 साल का आपको कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक में, फाइनेंस में। दूसरा, आपके पास 500 करोड़ रुपया होना चाहिए। तभी अगर ये आप कंडीशन फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप जाइए किसके पास जाएंगे, आप जाएंगे आरबीआई के पास। आरबीआई फिर आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रयोग करके फिर देखेगा कि क्या आप ये कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तब आपको जो है आरबीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक का लाइसेंस दे देगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों ऑन टैप लाइसेंस। जब आप कंडीशन फुलफ़िल कर लिया, अब आरबीआई डिसाइड नहीं कर रहा है कि हम कब जो है टेंडर निकालेंगे कि हम कब प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस देंगे। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कुछ कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को आप फुलफ़िल कर लीजिए। अब आप जाओ आरबीआई के पास, आरबीआई कंडीशन को चेक करके फिर आपको लाइसेंस दे देगा प्राइवेट सेक्टर बैंक का, ठीक। ये याद रखिएगा। देखिए बैंक खोलने का कुछ प्रोसीजर है। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए आप कॉमर्शियल बैंक खोलना चाहते हैं, हमने कॉमर्शियल बैंक पढ़ लिया। कॉमर्शियल बैंक मतलब ऐसा बैंक
जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है, उसमें आता है। उसमें कौन कौन सा बैंक आता है बताइए? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और डिफरेंशियल बैंक। ये मैंने आपको जब बैंक और नॉन बैंक का क्लासिफिकेशन था उसमें अच्छे से बताया था। तो जब भी आपको कमर्शियल बैंक खोलना है तो सबसे पहले आप एक कंपनी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपनी बना के उसको रजिस्टर कीजिए। तो कंपनी कहाँ रजिस्टर करेंगी, किस मिनिस्ट्री के पास? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास दोस्तों कंपनी एक्ट के अंडर आप रजिस्टर करेंगे। फिर आप पैसा अरेंज कीजिए। कितना अरेंज कीजिए? तो 500 करोड़ रुपया, ठीक है। उसके बाद आप जाइए आरबीआई के पास लाइसेंस लेने के लिए। तो ये जो ऑन टैप फैसिलिटी का है ये, तो आरबीआई का देखिए कि 10 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास 5 करोड़ रुपया है। तो फिर आरबीआई आपको लाइसेंस दे देगी नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। अभी आप शेड्यूल्ड बैंक नहीं कहलाएंगे, अभी आप कहलाएंगे नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद आप काम करते रहिए, ठीक है। फिर आरबीआई आपको देखेगी कि क्या आप जो है बैंक तो आप बन चुके हैं अभी, लेकिन नॉन शेड्यूल्ड बने हैं। हमने बताया था कि शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में क्या डिफ्रेंसिएशन है, अच्छे से बताया था। और क्यों कोई बैंक बनना चाहती है शेड्यूल्ड बैंक, ये भी आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया था। तो जब आप नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बन जाते हैं तो उसके बाद आरबीआई चेक करता है कि क्या आपके पास 5 लाख कैपिटल रिजर्व है मिनिमम, ठीक है। फिर देखेगा आरबीआई कि क्या आप अपने डिपॉजिटर जो आपका जमा करता है उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन को आरबीआई देख लेता है कि आप क्या 5 लाख रुपए आपके पास है और क्या आप डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को खतरा हो, तब जाके आरबीआई इन दोनों का कंडीशन को मैच करके फिर आपको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का दर्जा देती है। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट क्यों कोई बैंक चाहता है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बनना, तो इसको मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस जो है लेक्चर में बताया है, तो ज़रूर देखिए वो लेक्चर। इसीलिए मैं एक फ्लो में जा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पहले वाला चीज़ जो है समझ में आते जाए। ये नहीं कि मैं अगर डायरेक्ट अगर पेज नंबर 200 में पहुँचूँ तो बीच से पढ़ाऊँगा तो आपको पहले का चीज़ समझ में नहीं आएगा। इतना जो भी यूपीएससी का सिलेबस है वो पूरा लिंकेज है, ताकि आपको कंटिन्यूटी पता चलेगा। अगर जो मेरा लेक्चर शुरू से अगर सुन रहा होगा तो उसे पता चलेगा कि कितना आसानी से आगे वाला लेक्चर जो है समझ में आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहीं भी 1% भी समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ज़रूर बताइए। तो हम लोग देखिए दोस्तों, कमर्शियल बैंक जो होता है उसमें हम लोगों ने पब्लिक बैंक पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने प्राइवेट बैंक पढ़ लिया, ठीक है, हम लोग फॉरेन बैंक अब पढ़ेंगे। फॉरेन मतलब विदेशी बैंक, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए विदेशी बैंक क्या होता है, तो ऐसा बैंक जो किसी देश के कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, मतलब वो दूसरे जगह दूसरे देश में है लेकिन उसका ब्रांच इंडिया में है, बस यही है विदेशी बैंक, समझ में आया? मतलब कोई भी बैंक जिसका जो है मेन ऑफिस या जो उस देश दूसरे देश में रजिस्टर है लेकिन इंडिया में उसका ब्रांच है, ठीक है। जैसे संघाई बैंक HSBC, हांगकांग है संघाई बैंक ऑफ चाइना, जैसे सिटी बैंक है, ठीक है। तो जो CRR और SLR होता है वो सभी चीज़ फॉरेन बैंक में लगेगा, लेकिन जो PSL होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है ये भी आपको डिटेल में बताएं, तो ज़रूर देखिए। इसलिए देख रहे हैं जो चीज़ मैंने पढ़ा दिया है वही चीज़ यूज हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं हो रहा है। तो आप पहले का देखेंगे तो आप फ्लो में पूरे से साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ऑन टैप लाइसेंस होता है वो भी आरबीआई जो है फॉरेन बैंक को देता है रेसिप्रोकल बेसिस पे। रेसिप्रोकल बेसिस मतलब ये होता है कि आप कुछ चीज़ करेंगे तभी ऑन टैप लाइसेंस आपको मिलेगा। आप कुछ चीज़ क्या करेंगे तो 10 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो पहले बताया, 500 करोड़ रुपये आपका कैपिटल होना चाहिए। तो आप ये कंडीशन आप फुलफिल कर लो तो आपको भारत सरकार फॉरेन बैंक का जो है दर्जा देगी। तो उसके बाद अगला है सरकारी बैंक, पब्लिक बैंक। तो पब्लिक बैंक में जो विदेशी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैक्सिमम कर सकता है 20%। सरकार अभी जैसे पंजाब नेशनल बैंक में विदेशियों का 13% है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 15% है, SBI में 14% है। लेकिन भारत सरकार ये चाह रही है विदेश से पैसा जो है फॉरेनर इन्वेस्ट करे कहाँ पे, बैंकों में, ताकि बैंक क्या हो मजबूत हो। इसलिए भारत सरकार चाह रही है कि जो हमारा बैसल 3 नॉर्म्स है, बैसल 3 नॉर्म्स क्या है, तो जब हम लोग NPA पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें हमको बताएंगे आपको, ठीक है। बैसल 3 नॉर्म मतलब बैंकों के लिए एक नॉर्म्स है कि किस तरह से आप अच्छा बैंक कहलाएंगे, उसके लिए आप कुछ कंडीशन को फुलफिल कीजिए, है ना। तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बैसल एक जगह है, ठीक है, कहाँ है बैसल एक जगह, कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो भारत सरकार ये चाह रहा है कि हम जो है विदेशियों का जो लिमिट है इन्वेस्ट करने का कहाँ पे, सरकारी बैंक में, उसको हम लोग बढ़ा के
20% से 49% कर लेंगे, ताकि बेसल 3 नॉर्म्स को हम लोग फुलफिल कर पाएँ। और जो आपका प्राइवेट बैंक है उसमें जो विदेशी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो डायरेक्टली कर सकते हैं 49%, बिना किसी से परमिशन लिए 49% डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं विदेशी। कहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों? प्राइवेट बैंक में। और अगर 74% करना है उसको इन्वेस्ट मैक्सिमम, तो उसको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे HDFC में 73% फॉरेनर जो है इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना। अब भारत सरकार इसमें भी चाह रही है कि जो प्राइवेट बैंक है उसमें विदेशी लोग कितना परसेंट इन्वेस्ट करें, 100%, ताकि बेसल 3 नॉर्म्स हम लोग पूरा कर पाएँ। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब देखिए कमर्शियल बैंक में जो होता है, मैंने 4 बैंक होता था। एक पब्लिक बैंक हमने पढ़ लिया, एक प्राइवेट बैंक वो भी पढ़ लिया, एक होता है फॉरेन बैंक वो भी पढ़ लिया। अब होता है अगला है डिफरेंशियल बैंक। तो नाम क्या है? डिफरेंशियल। मैंने क्या बोला, जब भी आपको कुछ चीज़ समझना हो तो आप उसके वर्ड को डिकोड कर लो कि वर्ड क्या है। तो ये बोल रहे हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब कुछ अंतर, डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। तो ये भी जो बैंक है वो नॉर्मल बैंक जैसा काम नहीं करते, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, काम करेगी, इसीलिए इसको डिफरेंशियल बैंक बोलेंगे। तो जो डिफरेंशियल बैंक है और जो यूनिवर्सल बैंक है दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो यूनिवर्सल बैंक है वो कहीं भी ब्रांच खोल सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ उसमें क्या कंडीशन है, उसको गांव में 25% अपना ब्रांच खोलना पड़ेगा। मान लो पूरे इंडिया में 100 ब्रांच है, तो उसका 25 ब्रांच होना चाहिए गाँव में। जो डिफरेंशियल बैंक है उसका लिमिटेशंस होता है ज्योग्राफी के आधार पे, कि वो किसी एरिया में ही खोल सकता है। जैसे रीजनल रूरल बैंक वो गांव में ही खुलेगा। लोकल एरिया बैंक वो जो है उसका भी लिमिटेशन है। एक्सेप्ट क्या करे, वो क्या ले सकता है, तो वो टाइम डिपॉजिट भी ले सकता है और डिमांड डिपॉजिट, ये भी आपको बताया था। टाइम डिपॉजिट मतलब जो किसी आपने बैंक में पैसा जमा किया, जैसे फिक्स डिपॉजिट, वो आपको कुछ टाइम के बाद ही रिटर्न होगा, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपने बैंक में जमा किया और जब आपको निकालना है तब निकालो, जैसे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आप खोलते हैं। डिफरेंशियल बैंक में क्या होता है, उसमें सभी बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे पेमेंट बैंक जो है वो मैक्सिमम 1 लाख तक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर पाता है। अभी इसको लिमिट को 2 लाख तक हम लोग बढ़ा दिए हैं। ये लोन देता है, यूनिवर्सल बैंक सबको लोन दे सकता है। 40% आपको मैंने पढ़ा था ना कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब आप 40% कर लो, प्रायोरिटी सेक्टर को दे दो, बाकी जो 60% है आपको जिसको देना है दो, ठीक। लेकिन डिफरेंशियल बैंक में जो RBI है वो डिसाइड कर देती है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक वो जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जब करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे पैसे, उसको 75% देंगे। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, अभी आपका धीरे धीरे वो कंप्लीट होगा। तो देखिए, रीजनल रूरल बैंक जो बना था वो 1976 में बना था, एक्ट के बाद बना है, RRB एक्ट। लोकल एरिया बैंक 1996 में बना है। क्या होता है लोकल एरिया बैंक, अभी हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे बताएंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक 2015 में बना है, और होलसेल बैंक अभी बना नहीं है, वो प्रपोजल है। होलसेल बैंक मतलब बहुत बड़ा बैंक होगा जो नॉर्मल आदमी को लोन नहीं देगा, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को, बड़े बड़े बिल्डर को देगा लोन, ठीक है। उसमें नॉर्मल आदमी पैसा जमा भी नहीं कर सकता और उससे नॉर्मल आदमी पैसा निकाल नहीं सकता। इसीलिए होलसेल बैंक भी क्या है, डिफरेंशियल बैंक है। रीजनल रूरल बैंक क्या है, डिफरेंशियल है। लोकल एरिया बैंक डिफरेंशियल है। स्मॉल फाइनेंस बैंक डिफरेंशियल है। पेमेंट बैंक भी डिफरेंशियल। पेमेंट बैंक का एग्जाम्पल क्या है, पेटीएम, ये सब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, वो सब है। तो देखिए, हम लोग देखेंगे अब रीजनल रूरल बैंक ये डिफरेंशियल बैंक है और लोकल एरिया बैंक ये भी डिफरेंशियल बैंक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए, जो रीजनल रूरल बैंक है वो M नरसिम्हन कमेटी जब बैठी थी 1970s के आसपास, ठीक है ना, उसमें उसके रिकमेंडेशन पे बना था। लोकल एरिया बैंक 1996 में बना, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ये मनमोहन सिंह जो थे क्या थे बताइए, मनमोहन सिंह जब मिनिस्टर थे, फिनांस मिनिस्टर, ठीक। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल मतलब क्षेत्र, किसी क्षेत्र में काम करेगा, कैसा क्षेत्र होगा, रूरल बैंक, ठीक है। तो ये RRB एक्ट के अंदर बना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, जानना जरूरी नहीं। इसको CRR SLR को लागू करना पड़ता है, लेकिन RBI अलग अलग क्राइटेरिया कर सकता है। जैसे CRR अभी जो है 4-4.5% है, SLR जो है मेरा 18% के आसपास है। तो ये नॉर्मल है, किसके लिए है, ये यूनिवर्सल बैंक के लिए है। लेकिन जो डिफरेंशियल बैंक है उसके लिए RBI डिसाइड कर सकता है कि किसको कितना करना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रीजनल रूरल बैंक कितना है, 75%, ठीक है ना। और बाकी जो नॉर्मल बैंक हम लोगों ने देखा था यूनिवर्सल बैंक, उसके लिए कितना था, 40% था। ये सब याद रखिएगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है रीजनल रूरल बैंक का, वो उस एरिया में अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई रीजनल रूरल बैंक धनबाद के किसी गांव में, ठीक है, और वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक भी है उसी गांव में,
तो जो इंटरेस्ट रेट पे कोऑपरेटिव बैंक लोन दे रहा है, मान लो 5% पे लोन दे रहा है, तो रीजनल रूरल बैंक मैक्सिमम 5% पे ही दे पाता है, ये दे सकेगा। ये 5% से बढ़ा के 6% पे लोन नहीं दे सकता है। ये कंडीशन उस पर रेस्ट्रिक्शन है। ये उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा उस एरिया में काम करने वाले कोऑपरेटिव बैंक से कम होगा। इसके बाद जो रीजनल रूरल बैंक होता है खुद किसी एरिया में लिमिटेड होता है, वो सब जगह काम नहीं करता है। इसको जो अल्टीमेट रेगुलेट करता है वो RBI करता है, मतलब मेन उसका जो ओवरऑल रेगुलेट करेगा वो RBI, लेकिन जो इमीडिएट रेगुलेटर है नाबार्ड उसको छोटा बड़ा सब चीज़ के लिए रेगुलेट करेगा। लेकिन जब ओवरऑल रेगुलेशन की बात आएगी तो कौन करेगा? RBI। अगला चीज़ है लोकल एरिया बैंक। इसे UPSC क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। तो जो लोकल एरिया बैंक है उसको ना तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, ना कोई पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बना है, ना स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा बना है, बल्कि ये प्राइवेट जो पार्टी है उसको वो RBI के अंदर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर अप्लाई करके ये वाला बैंक को खोल सकती है। मतलब प्राइवेट एंटिटी अगर चाहे तो RBI से परमिशन लेकर दोस्तों लोकल एरिया बैंक को खोल सकती है। कंडीशन वही है कि जब भी वो बैंक खोलेगी तो मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट में खोलेगी जो आसपास बॉर्डर शेयर करे। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट अगर इसमें खोली तो एक डिस्ट्रिक्ट इसमें खोली, एक डिस्ट्रिक्ट इसमें, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपस में टच करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक यहाँ खोल दे और एक दूसरा जिला में खोल दे और एक यहाँ खोल दे, तो ये डिस्ट्रिक्ट तीनों टच नहीं कर रहा है। जब भी खोलेगी तो मैक्सिमम 3 जिले में खोल सकती है और तीनों जिला बॉर्डर शेयर करना चाहिए, ठीक है। जो लोकल एरिया बैंक होते हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होता है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है मैंने आपको बताया है। CRR जो SRR होता है ये भी वैरी करता है, ठीक। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है। अभी जो याद रखिएगा जो लोकल एरिया बैंक है वो पूरे इंडिया में मात्र 3 है और उसको रेगुलेट कौन करता है? RBI। तो 3 कहाँ हैं? साउथ इंडिया में। तो एक है आंध्र प्रदेश में, दूसरा है कोल्हापुर में महाराष्ट्र में, और तीसरा है आपका कोल्हापुर में हो गया, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कोल्हापुर, और तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में, ठीक है। पहले जो एक और था कैपिटल ये बैंक, तो ये बैंक जो है अब ख़त्म हो गया। अब ये क्या बैंक क्या बन गया? स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक बैंक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, छोटा बैंक बड़ा बैंक बन सकता है। तो पहले जो कैपिटल लोकल एरिया बैंक था ये एक डिफरेंशियल बैंक था। क्यों? क्योंकि लोकल एरिया बैंक क्या है? डिफरेंशियल बैंक है। अब ये बन गया स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम लोग देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे, ठीक। तो हम तो देखिए जो RRB है उसका जो शेयर होल्डिंग है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा, स्टेट कितना होगा और बैंक कितना होगा, तो उसका देखते हैं। देखिए जब भी याद रखिएगा कोई भी रीजनल रूरल बैंक होगा वो किसी दूसरे बैंक के साथ, बड़े बैंक के साथ टाई अप होता है, उसमें बैंक का भी जो है कुछ शेयर होता है। तो पहले क्या होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता था 50% उस बैंक में, स्टेट का 15%, और जो उसको स्पॉन्सर बैंक कर रहा है होता है 35% था, जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब बड़ा बैंक। 2015 में अमेंड हो गया जिसमें ये बोल दिया गया कि सेंटर, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक मिला के 51% करेंगे, बाकी का जो 49% बचा 49% उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करवाएंगे उसमें, ठीक। जो RRB है वो नए शेयर को भी इशू कर सकती है और प्राइवेट से भी पैसा को ला सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब आया था कि M नरसिम्हन कमेटी, ये जो है क्वेश्चन जो है ये काम का नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आया था, सॉरी। अब देखिए डिफरेंशियल बैंक में हम लोग 2 पढ़ लिए। एक हम लोग पढ़ लिए रीजनल रूरल बैंक और दूसरा हम लोग क्या पढ़ लिए बताइए? लोकल एरिया बैंक। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर कंप्लीट कर देंगे यहीं पे। तो देखिए नचिकेत मोर कमेटी बैठी थी 2013-14 में। क्यों? क्योंकि हम लोग को देश में करना था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? गांव देहात में और इंडिया के उन कोनों में भी बैंकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करना ताकि एक भी आदमी जो है बैंकिंग सुविधा से वंचित ना हो। उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। सबको हम लोग समावेश करा देंगे किसमें? इंक्लूड करेंगे किसमें? फाइनेंशियल सर्विस में, ताकि वो लोन ले पाए, ताकि वो बैंक में पैसा जमा कर पाए, वो क्रेडिट कार्ड का यूज कर पाए, वो जो है सब्सिडी को सरकार उसको डायरेक्ट दे पाए, ये सब के लिए उसी को हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो उसी को किस तरह से भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो उसके लिए जो है एक कमेटी बैठी थी, नचिकेत मोर कमेटी 2013-14 में। रघुराम राजन ने फिर अप्रूव कर दिया था इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे कि 2 टाइप का बैंक हम लोग जो नया हम लोग बैंक बनाएंगे। एक तो बनाएंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा बनाएंगे पेमेंट बैंक।
तो नाम से ही पता चलेगा, स्मॉल मतलब छोटा होगा, फिनांस मतलब फैसिलिटी देगा बैंकिंग का, और बैंक होगा। पेमेंट बैंक मतलब ये रिलेटेड होगा पेमेंट से, आप पैसा किसी को भेज सकते हैं और किसी से पैसा ले, मतलब वो जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि इसके थ्रू आप पैसा किसी को भेज सकते हैं और फिर उससे पैसा जो है किसी दूसरे को भिजवा सकते हैं। जैसे पेमेंट पेटीएम है, जैसे एयरटेल का वो है, जिस तरह से इंडियन पोस्ट है ना, जिस तरह से जियो है। तो देखिए, तो स्मॉल फिनांस बैंक होता है, उसका कंडीशन, उसको अगर खोलना है तो उसको कम से कम 100 करोड़ रुपये उसके पास होना चाहिए और वो भारत के नागरिक के द्वारा होना चाहिए, मतलब भारत के रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई की कमेटी जो है वो बोलती है कि जब भी हम लोग जो है स्मॉल फिनांस बैंक का चयन करेंगे तो उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे कि जो बैंक अगर नॉर्थ ईस्ट में खोलना चाह रही है या सेंट्रल इंडिया में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे। सीआरआर और एसएलआर कितना लगेगा उस बैंक पे, रेपो क्या होगा, एफडीआई का क्या लिमिटेशंस होगा, वो सब चीज़ होगा किसके, इंडियन प्राइवेट बैंक के अनुसार। गांव में कम से कम 25% ब्रांच जो है स्मॉल फिनांस बैंक को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो और ये किसको किसको जो है इसका कस्टमर्स कौन होता है जनरली, तो वो होता है छोटे छोटे फार्मर, उसके बाद छोटे छोटे इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री दोस्तों। और ये क्या कैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, क्या क्या लोगों से ले सकता है, तो लोगों से सब पूरे पैसा ले सकता है सभी तरह से, जिस तरह से नॉर्मल बैंक का काम करेगा उसी तरह से स्मॉल फिनांस बैंक काम करेगा, लेकिन क्वांटिटी को कम एक्सेप्ट करेगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद स्मॉल फिनांस बैंक जो है वो, चूँकि ये बैंक है तो डेबिट कार्ड भी इशू कर सकती है और क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकती है, ये लोन भी दे सकती है, लेकिन कंडीशन यही है कि सभी जो बैंक है, नॉर्मल बैंक, यूनिवर्सल बैंक, वो 40% प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग रखते हैं, ये आपको बताया था पहले, और इसको जो है 50% रखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई बैंक अगर स्मॉल फिनांस बैंक है तो 5 साल अगर अच्छे से काम करती है तो वो यूनिवर्सल बैंक भी बन सकती है अगर आरबीआई चाहे तो। आरबीआई कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देगा तो कोई भी स्मॉल फिनांस बैंक वो कमर्शियल बैंक, वो यूनिवर्सल बैंक दोस्तों बन पाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो नचिकेत मोर कमेटी ने सलाह दिया था बनाने का, वो दिया था पेमेंट बैंक। अभी भारत में पेमेंट बैंक कितने हैं, 6, और लोकल एरिया बैंक कितने हैं, 3। अब ये ध्यान दीजिएगा दोबारा, अगर पेमेंट बैंक नहीं याद करना है मत याद कीजिए, लेकिन लोकल एरिया बैंक 3 हैं, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसमें भी 100 करोड़ कैपिटल और भारत का नागरिक इसको खोल सकता है, एनबीएफसी खोल सकती है। उसके बाद जो वॉलेट होता है, पीपीआई वॉलेट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में एयरटेल, फ़ोनपे, ये सब भी खोल सकती है। मोबाइल टेलीफोन कंपनी जियो भी खोली है। सुपर मार्केट चेन्स भी खोल सकता है, जैसे कि रिलायंस फ्रेश है। कोऑपरेटिव्स एंड कंपनी खोल सकती है जो इंडियन रेसिडेंट के द्वारा कंट्रोल है, याद रखिएगा इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। फिर पेमेंट बैंक जो है कहीं भी खोल सकता है, लेकिन स्मॉल फिनांस बैंक कहाँ पर खोलेगा, जनरली हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। उसके बाद सीआरआर, एसएलआर और एफडीआई कितना लगेगा, वो जो है प्राइवेट बैंक को लगता है वही, ठीक है। अब रूरल में क्या है, स्मॉल जो फाइनेंस बैंक था उसको 25% ब्रांच खोलना पड़ता था, और इसको क्या है कि 25% जो एक्सेस पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होता है। क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ऐसा आपने जब आप शॉपिंग वॉपिंग करते होंगे, दुकान में जाते होंगे तो उसके पास एक मशीन होता है, उसमें कुछ बटन्स होता है। आप अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा, इस मशीन में डालेगा और ये टिक 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 कर टाइप करेगा तो यहाँ से एक पर्ची निकलता है और आपका पैसा डेबिट कट जाता है ना। उसी मशीन को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो इसमें ये कंडीशन बोला गया था कि जब भी पेमेंट बैंक अपना जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएगी तो कम से कम 25% जो है वो गाँव में लगाएगी। इसका जो टारगेट कस्टमर कौन होगा, वो छोटे छोटे जो है माइग्रेंट लेबर रहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनकम हाउस होल्ड या स्मॉल बिजनेस। डिपॉजिट क्या ले सकता है, तो लिखा है कि ना तो ये एनआरआई का डिपॉजिट ले सकता है, ना तो ये फिक्स डिपॉजिट कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ले सकता है। हमको पता है फिक्स डिपॉजिट क्या डिपॉजिट था, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। याद रखिएगा पेमेंट बैंक जो है वो टाइम डिपॉजिट को नहीं ले पाता है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को लेता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। मतलब आप जो आपका जो पेमेंट बैंक है जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप डिमांड डिपॉजिट जो है जमा कर सकते हैं, और वो भी कम मैक्सिमम 1 लाख रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। तो डेबिट कार्ड दे सकता है, ये दे सकता है। क्या ये क्रेडिट कार्ड दे सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं देती है, ठीक है। कोई भी पेमेंट बैंक चाहे पेटीएम है, फ़ोनपे है, वो लोन डायरेक्टली नहीं देती है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि फ़ोनपे पे लिखा रहता है टेक ए लोन, या पेटीएम पे टेक ए लोन, तो वो डायरेक्टली आपको लोन नहीं दे रही है, वो किसी दूसरे बैंक से टाई अप है। तो जो आपको लोन मिल रहा है वो बैंक के थ्रू मिल रहा है,
ये आपको फ़ोनपे और पेटीएम नहीं दे रहा है, ये आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये जो बैंक है वो आपका पेमेंट बैंक है, और पेमेंट बैंक को ये अधिकार नहीं है लोन देने का। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंडर में जो है उसको कवर नहीं होती है दोस्तों। उसके अलावा ये लोन नहीं दे सकती है, इसलिए लोन चूँकि नहीं दे सकती है तब इस पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं लगेगा। क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या बोलता है कि कुछ परसेंटेज जितना आप लोन दे रहे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज जैसे 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। तो चूँकि पेमेंट बैंक लोन ही नहीं दे पा रहा है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इस पर क्यों लगेगा दोस्तों? नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो भी इसका पास पैसा है तो ये लोन अगर नहीं दे रहा है तो पैसा कहाँ से कमा पाएगा? क्योंकि ये तो लोगों से तो ले रहा है ना। लोग यहाँ पैसा तो जमा कर रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट मैक्सिमम 1 लाख, तो वो बदले में उसको ब्याज देगा। तो अगर जब ये लोन दे ही नहीं पाएगा किसी को तो उसको ब्याज कहाँ से मिलेगा? कहाँ से पैसा कमाएगा पेमेंट बैंक? तो पैसा वो कहाँ से कमाता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उसको इन्वेस्टमेंट करता है वो, तो उससे रिटर्न उसको मिलता है। वो ट्रेजरी बिल में करता है। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है सब ये आपको डिटेल में धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा। इसलिए आप लेक्चर को कंटिन्यूअस बेसिस पे देखें और समझ के देखें। एक बार समझ नहीं आया तो दूसरा बार देखें, ठीक है ना। तो इस लेक्चर का वैल्यू आपको 28 मई का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होगा दोस्तों तब पता चलेगा कि सर कितना जो है अच्छे से समझाते थे, मैंने जो है अच्छे से पढ़ा और मेरा जो है पेपर जो है क्रैक करूँगा। मेरा जो मकसद है 2023 का जो प्रीलिम्स पेपर है उसको आपको निकलवाना है। ठीक है, इसके लिए मेरे से जितना मेहनत हो रहा है वो मैं करते रहा हूँ। और मेरा एक टारगेट है 5000 MCQ क्वेश्चन आपको जो है 10 अप्रैल से लेके मई तक कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, 25 मई तक पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा निचोड़ हो जाएगा 5000 क्वेश्चन में। फिर आपको जो कॉन्फिडेंट होगा अब यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे। 5 साल के बाद पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है अगर आरबीआई चाहे तो। बासल 3 नॉर्म्स जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक पे लगता है, पेमेंट बैंक पे भी लगता है। चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो और पेमेंट बैंक हो, वो म्यूचुअल फंड को जो है बेच सकती है, पेंशन इंश्योरेंस कंपनी बेच सकती है, लेकिन रेगुलेटर से परमिशन लेके। जैसे मान लो म्यूचुअल फंड बेचना है तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? सेबी, तो सेबी से रेगुलेट करेगी। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है तो रेगुलेट कौन करता है? इरडा का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर पेंशन फंड बेचना है तो PFRDA से परमिशन लेना पड़ेगा। पेंशन फंड का PFRDA का फॉर्मूला पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ा। तो ऑन टाइप लाइसेंस जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो है आरबीआई लेके आ रही है। जिस तरह नॉर्मल बैंक के लिए ले आ रही है उसी तरह इसके लिए भी लेके आ रही है। ठीक, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है कल देखते हैं। तो देखिए पेमेंट बैंक के बारे में कंडीशन है कि मोबाइल फ़ोन कंपनी सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक। और पेमेंट बैंक वो खोल सकते हैं या प्रमोट बहुत कर सकते हैं जो टेलीफोन कंपनी हो सकती है, चाहे सुपरमार्केट चेन्स। ये हमने पढ़ा, ठीक है, ये सही है, करेक्ट आंसर पूछा है। फिर पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। ठीक है, तो डेबिट कार्ड तो कर सकती है लेकिन लोन दे सकती है क्या? नहीं। अगर लोन नहीं दे पाएगी तो क्रेडिट कार्ड कैसे इशू करेगी? क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन होता है ना, जिसमें आप कुछ क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं, मतलब एक तरह का लोन है, और बाद में पैसा देते हैं। तो लोन में भी तो यही करते हैं, आप पैसा ले लेते हैं और बाद में आप उसको लोन देते हैं, उधार देते हैं। तो ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो ये और ये हम काट देंगे। आंसर 2 अगर नहीं होगा दोस्तों तो हम जो है 3 ऑप्शन कट गया, मेरा बचा 1 एंड 3। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी। वो नहीं उधार दे सकता है, तो नहीं दे सकता है, सही बात है, तो ये सही होगा। मान लीजिए आपको नहीं पता था कि वो क्रेडिट कार्ड, मान लो आपको ये ऑप्शन नहीं पता था, तो ये बताइए अगर वो लेंडिंग नहीं कर पा रहा है तो क्या वो क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएगा? नहीं। तो 2 और 3 कभी भी साथ में नहीं होगा, तो मेरा ये ऑप्शन गया। ठीक है, तो अब मेरे पास ऑप्शन बचा 1, 2, 1, 3 एंड 2। लेकिन आपको पता है 1 तो सही है, तो 1 सही है, तो जो है या तो 1, 3 होगा या 1, 2 होगा। लेकिन पता है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू नहीं कर सकते, लेंडिंग नहीं कर सकते, तो मेरा ऑप्शन होगा बी। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके क्वेश्चन है कि भारत में जो है पर्पस क्या था स्मॉल फाइनेंस बैंक का? तो क्या पर्पस था? देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कस्टमर होता है वो कौन होता है? छोटे छोटे लोग होते हैं ना, MSME, फार्मर्स, ये सब है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? स्मॉल फाइनेंस बैंक का पर्पस क्या था? ये स्मॉल बिजनेस को लोन देती है, तो सही है, क्रेडिट मनी लोन देती है। उसके बाद स्मॉल मार्जिनल फार्मर को देती है, ये देती है।
टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पार्टिकुलर इन रूरल एरिया। ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इंटरप्रेन्योर्स को लोन दे रही? नहीं दे रही है ना। स्मॉल आपको ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कब आया है भाई? ये आया है नचिकेत मोर कमेटी के बाद। तो मेन मकसद क्या था कि गांव देहात में लोन नहीं पहुंच पा रहा था छोटे छोटे, उसके लिए था। इंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ नहीं था। इंटरप्रेन्योर्स के लोन तो बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, है ना, और वैसे भी इनके लिए था ही नहीं है। तो हमारा जो 3 गलत हो जाएगा, मेरा ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा ए। ठीक, करेक्ट आंसर पूछा था पर्पस। फिर हम लोग देखते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक देख लिए। तो जब जो इंडियन पोस्ट जो ने एक पेमेंट बैंक खोला उसको हम लोग बोलते हैं IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब ये अपना शेयर वेयर जो है इशू कर सकती है, और कंपनी एक्ट के अंडर में मेंशन है, और 100% इसका मालिक कौन है? भारत सरकार। इसने RBI से लाइसेंस लिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर, और फिर ये पेमेंट बैंक के रूप में काम करने लगी। पहला जो पेमेंट बैंक था वो एयरटेल पेमेंट बैंक था। तो जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वो 3 टाइप का अकाउंट आप खोल सकते हैं। एक है सफल, सुगम, सरल, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। ठीक, आप इसमें 0 बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं, बिना पैसा दिए जो है अकाउंट खोल सकता है। बैलेंस आपको रखने की जरूरत नहीं है, कोई मिनिमम बैलेंस आपको नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो दिया हुआ है कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, ये सब की आपको जानना ज़रूरत नहीं। सब आपको इस PDF पे इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, 1000 पेजेज का मतलब ये नहीं कि आप सब बैठ के पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर में इनकॉर्पोरेट हुआ था? क्या इसने जब ऑपरेशन शुरू किया था तो 2 ब्रांच खोला था, हैदराबाद और वाराणसी में? ये UPS CDS में पूछा गया क्वेश्चन। इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ठीक, एक इसी तरह एक होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक है जो अभी तक बना नहीं है, तो इसके लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है। होलसेल मतलब देखिए नाम से पता चलेगा कैसा बैंक है जो बहुत बल्क में पैसा देगा होलसेल में और लॉन्ग टर्म के लिए देगा। तो चूँकि ये नॉर्मल बैंक जैसा काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी कैसा बैंक है? डिफरेंशियल बैंक है ना। जिस तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिस तरह से रीजनल रूरल बैंक है, जिस तरह से पेमेंट बैंक है, जिस तरह से लोकल एरिया बैंक है, उसी तरह से होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है यहाँ तक आज कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हम लोग का पेज नंबर जो है वो आपका है 103। तो 102 से 103 पेज तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और धीरे धीरे हम लोग जो है इसको भी ख़त्म कर देंगे। हम लोग का भले मृणाल में सर का जो PDF उसमें 1000 पेजेज है, लेकिन सब 1000 पेज को पढ़ने की जरूरत थोड़ी। आपने देख रहे हैं ना, हर पेज में कुछ ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे UPSC कभी पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको फ़िल्टर करके कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते रहिए, कुछ फैक्ट्स को आप याद कर लीजिए और समझ के पढ़िए। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मेरा एक चैनल है Zero IAS जिसको अभी आप देख रहे हैं, उस चैनल में कुछ इनिशिएटिव लिया हूँ, उसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आप लोग का चैनल है Zero IAS। ठीक है, इसके जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तब आपको मैंने जो पढ़ा रहा है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना लिया ताकि आपको कुछ भी चीज़ ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो देखिए ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है वो आप देखिएगा। ठीक है, मैं अभी EPFO में सिलेक्टेड एक ऑफिसर हूँ। ठीक है, मैंने UPSC का मेंस 2020 में दिया है और 2021 में UPPCS का मेंस दिया है, और मैं इस बार भी UPSC का प्रीलिम्स दूंगा आप लोग के साथ। मैंने PT 365 पॉलिटी का है, वो अभी तक 3 लेक्चर लेके आ गया है। ठीक है, जो 1 साल का पॉलिटी का करंट अफेयर होता है। मैंने पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन जो है चालू कर दिया है, एक अनोखे अंदाज में। आपको पता चलेगा किस तरह से नॉलेज का यूज करके और टेक्निक का यूज करके किस तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं UPSC में। उसके बाद प्रीलिम 2023 की स्ट्रैटेजी है, इसको ज़रूर देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले जो 90 दिन में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ें, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर लें और कम समय में पढ़ के और कम चीज़ पढ़ के किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मृणाल सर का अभी तक मैंने 8 लेक्चर ले लिया है, ये आपका 9वां लेक्चर है। ठीक है, तो ज़रूर देखिए इसको।
फिर लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का भी डेली 1 से 2 लेक्चर आपका आ रहा है, अभी से 9-10 से 10 लेक्चर आ चुका है, ठीक है। जैसे इसमें फिनांस कमीशन का मैंने पढ़ाया है मात्र 5 मिनट में, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम। उसके बाद देखिए एक टेलीग्राम चैनल भी है आपका, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। उसके बाद देखिए आपका एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे 0 IAS, सबको हटा के रखना है, बाय राहुल बर्नवाल, तब आपको टेलीग्राम का लिंक भी खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा मेरे लेक्चर का। इसके अलावा मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके अपडेट्स भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ पे कोई दिक्कत भी तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा साथ दीजिए। आने वाले जो है 90 डेज़ तक, अभी से लेकर प्रीलिम्स होने में 90 से 92 दिन है, वहाँ तक साथ दीजिए। आपका प्रीलिम्स निकालने की गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको मेरे साथ मेरे अकॉर्डिंगली आपको पढ़ते जाना है, खूब मेहनत करना है। लेकिन मेहनत आपको करनी है, आपको इतनी मेहनत करनी है जिस तरह से आपको बैठे बैठे मतलब पढ़ते पढ़ते पसीना आ जाए, ठीक है। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, भूख है, प्यास है, ज़बरदस्त मेहनत करना है, पूरा जी तोड़ मेहनत करना है, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मन लगा के फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों। आपका सपना सिर्फ आपका सपना नहीं है, आपका सपना आपके माँ बाप का सपना है, आपके भाई, आपकी बहन आपके तरफ एक उम्मीद की किरण लेके देख रहे हैं, तो उनके सपने को साकार करना है। इसीलिए एक क्षण भी, एक सेकंड भी आप वेस्ट मत कीजिए। आप पूरा तन मन धन सिर्फ UPSC को समर्पित कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे आपको, और टेलीग्राम को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, डू योर हार्ड वर्क वेरी सिंसियरली विथ फुल ऑनेस्टी and enjoy the study very well. Thanks for watching this lecture. Have a nice day.